हाय लर्नर्स, मैं नागिन फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस में। और आज मैं आया हूँ बहुत खूबसूरत वादियों में, और आप देख रहे हैं मेरे सामने वो दूर तक नदी बह रही है, और वो नदी वहाँ से लेके पूरा नीचे तक जाती है, और नीचे पूरी घाटी है जिसमें हरे भरे खेत जितना आप देख सकते हो उतनी दूर तक दिखाई दे रहे हैं, और चारों ओर माउंटेन रेंज और उसके ऊपर सुनहरे बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतनी खूबसूरत वादियों में आने का मेरा क्या मकसद था, इसके पीछे ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज कुछ एकेडमिक से हट के बातें करेंगे, बात करते हैं लिटरेरी एप्टीट्यूड की, लिटरेचर की और साहित्य की। और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे साहित्य और प्रकृति, कि प्रकृति से कैसे उपजता होगा साहित्य। आपने सुना होगा कि वर्ड्सवर्थ जो है पैंथीज़्म के बहुत बड़े समर्थक थे, जहाँ नेचर को गॉड की संज्ञा दी जाती है, और वो नेचर के सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं। आखिर क्या है इस नेचर में ऐसा जो सबको आदिकाल से ही लुभाता आ रहा है, और जाने कितने कविताओं, कहानियों, प्रोज वर्क और ऐसे जाने कितनी चीज़ों का अंग बनी है हमारी नेचर। तो जब मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ तो कुछ अपनी समझ आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम दूर दूर तक देखें, जो नदियाँ हैं, जो नेचर आपको दिख रहा है, पहाड़ हैं, जो हवा चलते हुए ये पत्ते हिल रहे हैं, इन सब के पीछे आर्ट खुद ब खुद है। मेरा मानना यह है कि आप जब तक नदी के पानी को स्पर्श करके महसूस नहीं कर लेते, तब तक आपको कीट्स के जो सेंसुअस होने का एक अनुमान होता है वो कभी नहीं लग पाएगा। जब तक ये ठंडी हवा आपसे होके छूते हुए न जाती है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कीट किन ब्यूटी की बात करता है और किस सेंसुअसनेस की बात करता है। जब तक इन डांस करते हुए पत्तियों को हम अपने चारों ओर देखते नहीं हवा में, तो हमें लगता नहीं कि कहीं से एक वाइल्डरनेस वाली फीलिंग को हम फील कर सकते हैं। अब आप नदी को ही ले लीजिए, नदी देखिए किस तरीके से अपने रास्ते बनाते हुए और बीच में सब कुछ छोड़ते हुए, किनारे काटते हुए लगातार सतत बह रही है। मुझे बचपन की एक कविता याद आती है, यह लघु सर सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। तो बात ये होती है कि साहित्य कैसे उतरता होगा। जब तक हम किसी चीज़ को महसूस करने के लेवल तक न जाएं, तो हमारे अंदर वो फील आ नहीं पाता। तो कहने की बात यह है कि अगर किसी ने चाँद की रोशनी में, या फिर सूरज की किरणों के बीच, या फिर उमड़ते घुमड़ते बादलों को जब महसूस किया होगा, तभी वो एक अच्छा प्रेम गीत लिख पाने में सफल रहा होगा, तभी वो चाँद की उपमा दे पाने में सफल रहा होगा किसी अपनी प्रेमिका को या प्रेयसी को। जब दूर कहीं उन खेतों पे जो घाटी पे बिखरे हैं, एक जो जहाँ पर आजकल भी जो है कटाई चल रही है और धान की कटाई हो रही है, काटती महिलाएं जो है जब दिखती हैं, तो मुझे अपने आप बरबसी सॉलिटरी रीपर याद आने लगती है। और याद आने लगती है वो सब कहानी वर्ड्सवर्थ की, कि वो किस तरीके से बिना उस गीत को समझे हुए भी उसके म्यूज़िक को फील कर सकता था। द म्यूज़िक आई बोर इन माई हार्ट, जो उसकी लास्ट लाइन्स हैं, कि वो मुझे लास्ट तक सुनाई पड़ा और आज तक मेरे साथ है। जब भी मैं कुछ पलों पे बैठता हूँ और इस शहरी लाइफ से ऊब जाता हूँ, तो म्यूज़िक मुझे फिर से रिवाइव और रीजनरेट कर देता है। बात करते हैं कि अगर हम कोशिश करें कि क्या हर चीज़ नेचर की है। किसी को लगेगा कि मैं कुछ नेचर या रोमांटिसिज्म की ओर ज़्यादा मुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे पहलू को देखता हूँ कि अगर आप रोमांटिसिज्म में ना जाएं, आप एब्सर्ड में चले जाएं। एब्सर्ड कहता है कि एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियलिज्म और इन सब से चीज़ें उपजी हुई हैं। तो आप इसी के साथ बहुत सारी टीचिंग नेचर से ये भी मिलती है कि हाँ, everything which is looking so beautiful, which is the scene which is in front of us and which is so mesmerizing and spellbinding, is again ephemeral. Nobody knows what will happen in the next moment. So absurdism के एलिमेंट भी हमें साफ तौर पे सिखाई और दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। उन पहाड़ों को देखिए जो बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत कठोरता और लगता है कि सदियों से यहीं खड़े हैं, वो हमें कहीं न कहीं एक संदेश देते हैं कि मैं कितने मौसम और प्रकृति के मार झेल के भी यहाँ पर खड़ा हूँ और ऐसे ही खड़ा रहूँगा सदियों तक। तो ये सारी चीज़ें जब हम घूमते हैं प्रकृति की गोद में, तो नेचर अपने आप जो है कहने लगती है। कीट्स की ओड टू द नाइटिंगेल आप याद कीजिए, नेचर का कितना बड़ा उसमें रोल है। आप याद कीजिए कॉलरिज की किताबें, ज़नाडू, जो कि आपको पता है कि एक जगह जो नदी के बीचों बीच है और एक डोम है, कुबला खान की कुबला खान नाम की पोएम, जो कि कॉलरिज ने खुद सपनों में देखी थी और उससे फिर महसूस किया और लिखने की कोशिश की। और अगर आप देखिए
कि कितनी सारी किताबें, टिंटन एबे, रिवर वाई, रिवर टेम्स की बातें होती है लंदन की। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे आसपास की मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम सब इन चीज़ों से होके गुजरेंगे, अनुभवों से होके गुजरेंगे, तो ये हमारे अंदर एक तरीके से एक बहुत बड़ी आर्किटाइपल थ्योरी है जिसे हम कहते हैं कि कार्ल यूंग की थ्योरी, और जिसमें हम कहते हैं प्रीमोर्डियल रेजिड्यू, यानी हम सब के अंदर एक कुछ कॉमन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सदियों से हमारे अंदर हैं और वो कॉमन होते हैं। तो वो कॉमन एलिमेंट इन्हीं नेचर से इरप्ट होते हैं, और जब हम उसको किसी कविता या फिर नॉवल या शॉर्ट स्टोरी में फील करते हैं तो हमें अपना सा वो अनुभव लगने लगता है और हम उससे जुड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचर से ही पैदा होती हैं, और नेचर क्योंकि प्रकृति में एक ऐसी सुपर पावर है जिसको अभी तक जो है पूरी तरीके से कोई नहीं खंगाल पाया, और इसके अंदर कितने रहस्य हैं कोई नहीं जानता। तो इसको गॉड की भी उपाधि देते हैं कुछ लोग, और गॉड का बेस्ट क्रिएशन भी मानते हैं। अगर हम बात करें बाइबल की तो बाइबल में भी नेचर मौजूद है। अगर हम बात करें शुरुआती लिटरेचर की, सब जगह नेचर किसी न किसी तरह मौजूद है। या तो प्रेमिकाओं की यादों में मौजूद है, या फिर बच्चों के खेल में मौजूद है, या फिर काम करती खेतों में हंसती खिलखिलाती महिलाओं के ठहाकों में मौजूद हैं लोकगीतों के रूप में, या फिर मौजूद हैं उन लोक कहानियों के रूप में जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं, और हम सब लोग उसका आनंद लेते हैं और सोचते हैं कि ये किस पोइट और किस महान व्यक्ति ने लिखा होगा, लेकिन वो किसी महान व्यक्ति ने न लिख के बेसिकली गाँवों के बीच से और फोक लोर से उपजी हुई कुछ कहानियाँ या गीत होते हैं जो अपने आप में हमें रोमांचित कर देते हैं और संगीतमय बना देते हैं। बात होती है कि इससे हम साहित्य कैसे उपजता है। तो मुझे याद आता है कॉलेज की सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन तो हम सब लोग जो देख रहे हैं वो सब देख रहे हैं, और सबके मस्तिष्क में कुछ इसके सीन कैप्चर किए जा रहे हैं, कुछ यादों में बस रहा है, कुछ फीलिंग में बस रहा है। और मैं इसको कॉलेज की सेकेंडरी इमेजिनेशन में जाने से पहले बहुत बारीकी से क्रिटिसिज्म में भी जोड़ सकता हूँ। मान लिया मैं ये एक पत्ती लेता हूँ, और जब मैं इस पत्ती के लिए ये पकड़ के इसको ये कोशिश करता हूँ कि ये किस चीज़ से जुड़ी होगी, और मैं इसके पूरे पेड़ को एनालाइज़ करने लगता हूँ, तो बरबसी में स्ट्रक्चरलिज्म में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिगर स्ट्रक्चर को एनालाइज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं कोई अगर यहाँ से फूल तोड़ लूँ, और इस फूल के बाद मैं इसकी पंखुड़ियाँ जहाँ जहाँ मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको मैं बटोरना चाहूँ और जहाँ से मैं कुछ नई चीज़ों को देख सकता हूँ, उनको उखाड़ना शुरू करता हूँ। फिर मुझे एक पॉइंट मिलता है जिससे मैं कुछ नई चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ, और मैं इस तरीके से इस फूल के अंदर घुसता चला जाता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स मुझे इस फूल के अंदर मिल रहे हैं, जहाँ से मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिकन्स्ट्रक्शन के मेटाफर हैं, ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के अंदर मैं तब तक जाऊँगा जब तक इसको डिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर लेता, एनालाइज नहीं कर लेता। तो प्रकृति मुझे क्या नहीं सिखा रही। तो कॉलेज की मुझे सेकेंडरी इमेजिनेशन याद आती है कि जब ये सारी चीज़ें, जब ये सारे अनुभव, ये सारी चीज़ें जो हमने महसूस की हैं, जो देखी हैं, जब हमारी अपने एक्सपीरियंसेस, अपने IQ लेवल, अपनी जितनी चीज़ें हमने नॉलेज लेवल इकट्ठा किया है, अपने अनुभव, अपने एक्सपोजर, इन सब के साथ इसका इंटरमिंगलिंग होती है, तब बनती है खूबसूरत कविता, तब बनता है एक साहित्य। और उस तरीके से वो एमलगमेशन जो होता है और डिफरेंट इमेजेस की जो ब्लेंडिंग होती है, वो बनाती है एक कवि को, एक राइटर को, एक ऑथर को। ऐसे उपजता है साहित्य, और ऐसे निकलती हैं अनुभवों और फीलिंग से साहित्य की बरसात या साहित्य की फुहार। तो कह सकते हैं ऐसे ही मुझे याद आ रही है कि मैंने जब इन सब चीज़ों को देखा तो कुछ नेचर की इमेजिनेशन को किया, और मैंने एक लंबी कविता लिख डाली। उसका कुछ लास्ट का हिस्सा सुनाता हूँ आपको, जिसमें सेकेंडरी इमेजिनेशन कोशिश कर रही है कि मेरी प्राइमरी इमेजिनेशन की जितनी इमेजेस हैं उनको एमलगम करने की। तो वो लास्ट हिस्सा है, उसे सुना के मैं अपनी इस वीडियो को बंद करूँगा, जितना भी मैं इसमें समझा पाया हूँ। तो एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें नेचर की इमेजेस लाने की कोशिश की, और उसमें फिर सेकेंडरी इमेजिनेशन कैसे यूज़ होती है। देखिए, ये कविता है किसी तरीके से अपने किसी भी स्ट्रगल में हिम्मत न हारने के लिए कविता है, जिसकी अंतिम कुछ लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो वो डिफरेंट इमेजेस से जोड़ी गई हैं। जैसे, तुमने देखा नहीं क्या, तुमने देखा नहीं क्या तपते रेगिस्तान में पानी का निकलना, तुमने देखा नहीं क्या तपते रेगिस्तान में पानी का निकलना, तुमने देखा नहीं क्या समुद्र की विकराल लहरों का रेत के तट पर खील खील होकर बिखरना, तुमने देखा नहीं क्या
समुद्र की विकराल लहरों का रेत के तट पर खील खील होकर बिखरना। तुम नहीं मूर्ख इतने जो नकार दो श्रम चींटी का। तुमने देखा नहीं क्या आंधियों झंझावातों में तितलियों का पत्ते पर ठहरना और चिपकना। फिर किस बात पर हो तुम अनजान से, क्यों तुम्हारे माथे पर वृद्धावस्था के निशान से। उठो स्फूर्ति सकल लो भर और सींच दो मेहनत से तृण तृण ऐसे, सींचते हैं महापुरुष जैसे। तो कुछ प्रकृति की इमेजेस, कुछ अपने ऑब्जर्वेंस को साथ लेके जब एमलगमेशन हुआ और जब इसको ढाला गया कुछ पंक्तियों पे, तो निकलती है कविता। लेकिन वो कविता निकलने से पहले उसको पैदा होना होता है इन्हीं जड़ों से, इन्हीं पेड़ पत्तों से, इन्हीं हवा के गहरे झोंकों से, मीठे झोंकों से, सुहाने झोंकों से, इसी नदी की कलकल करती आवाज़ और फोम जो कि वाइट कलर का दिखता है, और वो चमक जो किरणों के रूप में चमचमाती सी है, इसी पेड़ की ऊंचाई से, इसी सूरज की छनती रोशनी से, इसी दूर तक समुद्र की तरफ फैले हुए हरियाली भरे खेतों से, और जहाँ तक नज़र न जाए वहाँ तक फैले हुए पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों से, और अठेलियाँ करते हुए बादलों के बीच से इसी कविता को, इसी साहित्य को और इसी पूरे लिटरेचर को पैदा होना होता है। तो आशा करता हूँ कि मैं अपनी कुछ बात को आपके सामने रख पाया हूँगा इस नेचर के माध्यम से और यहाँ टूरिंग के माध्यम से। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों। थैंक्स ए लॉट।